हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये टेंस की सीरीज चालू है एंड टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट पार्ट ऑफ टेंसेस व्हिच इज गोइंग टू बी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, और इवन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फ्यूचर टेंस एज वेल। तो फ्यूचर टेंस के दो पार्ट बचे हुए हैं, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका पूरा टेंस कवर हो जाए। और जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में हमारे पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं और टेंस को पूरा कवर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हों और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेके चलता हूं अपने डिजिटल प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर। यह रही आपकी स्क्रीन। ये स्क्रीन पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैं पहले एक छोटा सा रिवीजन कराता हूं आपको, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, पास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और फ्यूचर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट और पास्ट के लेक्चर आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्यूचर का एक छोटा सा रिवीजन कराता हूं कि फ्यूचर में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जब भी कोई चीज भविष्य में होती है और इनडेफिनिट होती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में कहलाती है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, लाइक कि हमें उसका कुछ टाइम भी नहीं पता होता है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसे काम, ऐसा कार्य जो कि चल रहा है और फ्यूचर तक चलेगा। उस टेंसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य के बाद या अंत में लगा होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो हमें समझ जाना है कि ये किसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, शैल प्लस हैव। विल और शैल के साथ हैव भी लगाते हैं। ठीक है, हैव एक्चुअली ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक मेन वर्ब भी होती है। अगर मुझे ये हैव एज अ मेन वर्ब यूज करना है, तो जैसे हम किसी से पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो वहां पर मैं जो ये हैव यूज कर रहा हूं वो एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम लोग हैव यूज कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको और डीपली बताऊंगा। बस अभी ये याद रखें कि यहां पर जो विल, शैल प्लस हैव है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लासेस में बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में कि शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ लगता है। वैसे ही यहां पर भी शैल हैव आई और वी के साथ लगेगा, और विल हैव कब लगेगा? यू, ही, शी, इट, दे। इसका मतलब बाकी सारे अदर प्रोनाउंस के साथ विल हैव लगेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी विल और शैल के बारे में, एक नोट नीचे लिखवाया था, मैं आपको वो भी अभी भी दिखा देता हूं। यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, when we talk about some promise, determination, threat, then the rule will be reversed। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी कमिटमेंट की बात करेंगे, किसी प्रॉमिस की बात करेंगे या फिर किसी धमकी या थ्रेट की बात करेंगे, तो हम डायरेक्टली विल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई विल किल यू मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे मैं आई के साथ शैल नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर धमकी दे रहा हूं किसी को, इसलिए मैं यहां पर विल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो वैसे तो यूजुअली आप विल कभी भी लगा सकते हैं, आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि उससे ये मतलब निकलेगा या तो आप कुछ कमिट कर रहे हैं, या फिर आप कोई थ्रेट दे रहे हैं, या फिर आपका कुछ सेल्फ बिलीफ है या डिटर्मिनेशन है, वो चीज आप कर रहे हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है हमको कि हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं वन बाय वन कि अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पुरानी क्लासेस में आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करना है, सेम टू सेम है, कोई भी इसमें नया कुछ नहीं किया है मैंने। बस मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह पर
पिछली जो क्लासेस थी उसमें कुछ दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करी थी क्योंकि वो दूसरे टेंसेस की बात हो रही थी। यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी के बेसिस पे बाइफिकेट कर देते हैं टेंसेस को, राइट। तो यहां पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी आइडेंटिटी क्या है, विल शैल हैव। तो विल शैल हैव जब भी मुझे यूज करना है तो मुझे समझ जाना है कि मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को सिर्फ और सिर्फ कब यूज कर सकता हूं, जब कोई बात फ्यूचर परफेक्ट में लिखी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो नॉट है वो हमेशा हैव के पहले आएगा। हैव मैंने आपको बताया है ना कि ये एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों कहलाती है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के, डायरेक्टली विल नॉट के बाद हैव लगाने के बाद नॉट नहीं लगा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले विल शैल लगा रहा हूं, फिर नॉट लगा रहा हूं, फिर हैव लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और फिर ट्रांसलेशन शुरू कर देना है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने कुछ नहीं किया, विल शैल लगाया, वही हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने हैव रख दिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा एक इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो इंट्रोगेटिव होता है उसके जस्ट आगे हम लोग WH फैमिली लगाते हैं, जैसे कि why, when, whom, how, these kind of words are come under WH family. So WH family means the words which carry WH and W and H in it. Okay. So first example से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुमसे मिल चुका हूंगा। तो ये सेंटेंस देखते ही मुझे समझ आ गया कि इसके लास्ट में गा लगा हुआ है, सर ये फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। तो जैसे ही समझ आए कि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो ये कोई फ्यूचर टेंस है, लेकिन चुका होगा, चुके होंगे के साथ ये गा आ रहा है, इसका मतलब ये किसी परफेक्ट काम की बात कर रही है। मैं तुमसे मिल चुका होऊंगा मतलब कि जब भी फ्यूचर में मैं ऐसा होगा, मैं जो अभी बात कर रहा हूं प्रेजेंट में तुमसे, मैं तुमसे फ्यूचर की एक बात कर रहा हूं कि उस समय पे या कभी भी उस समय पे मैं तुमसे मिल चुका होऊंगा, ये काम हो चुका होगा, मतलब वो काम कंप्लीट हो गया है। और कोई भी काम कंप्लीट होता है इसका मतलब वो परफेक्ट होता है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर मिलने का काम मेन है, तो मिलने की ही मेन वर्ब लगेगी, तो मिलने को बोलते हैं मीट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है मैट, तो हम क्या यूज करेंगे, मैट। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पर आई है, मेरी बात हो रही है। यहां पर आई के साथ हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा है, आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो मैं लिख दिया यहां पे आई शैल हैव मेट यू। समझ आया इसको, मतलब ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, बहुत कोई भी डिफिकल्टीज नहीं थी इसमें, सिर्फ इसमें लिखा हुआ था मैं तुमसे मिल चुका होऊंगा, तो मैं को मैंने ट्रांसलेट कर दिया आई से, शैल हैव तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे मिलने की या मीट की, मैट होती है। और किससे मिल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा अभी, तुम ऑब्जेक्ट हो, तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है, वो मैंने लगा दिया, तो डायरेक्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। अगला नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव एग्जांपल क्या है, तुम खाना नहीं खा चुके होगे। तुम खाना नहीं खा चुके होगे, होगे से समझ आ गया सर ये फ्यूचर की बात कर रहे नहीं है, मतलब ये फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है। अब फ्यूचर में कौन सा टेंस है, ये कौन से टेंस की स्पेसिफिकली बात कर रहा है, तो वो समझने से के लिए हमको क्या समझना होगा, यहां पर नहीं खा चुके होंगे, जैसे ही चुके होंगे समझ आ गया कि ये काम कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो मतलब ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या रूल पढ़ा था हमने, आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा और बाकी सारे अदर प्रोनाउंस के साथ हम लोग विल हैव लगाएंगे। तो यहां पर तुम की बात हो रही है तो यहां पे यू के साथ हमेशा विल लगता है, तो यहां पे हम लोग विल लगाएंगे, विल के साथ हैव लगाएंगे। लेकिन ये नेगेटिव की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि हैव से पहले नॉट लगा देंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम जो ऊपर स्ट्रक्चर देखा है उसी के बेसिस पे हम लोगों को इसको फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करेंगे, तुमको हमने ट्रांसलेट कर दिया यू से, विल नॉट हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट इसलिए लगा दिया इनके बीच में क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, और खाने जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट एट ईटन, तो ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, तो वो हमने लगा दी है। और किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फूड, जो खाना होता है, जो डिशेज होती है उसकी बात कर रहे हैं, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं, ये आपकी लास्ट क्लास है टेंस की, कोशिश करें इसको एंड तक देखें ताकि आपकी एक भी पॉइंट नहीं छूटे।
और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इसको 2 से 3 बार या 4 बार भी देखते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे टेंसेस में और बहुत ही फ्लुएंटली आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने भी। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, घर पर बोलने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाएं ताकि आपकी टेंसेस पे प्रैक्टिस और गहरी होती जाए। तो अगला देखते हैं हम लोग सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे, इसका मतलब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है और ये बात कर रहा है, किसी क्वेश्चन को पूछ रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। और यहां पर वो पूछ रहा है क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे, होगे से ही समझ आ गया ये फ्यूचर की बात कर रही है, और चुके होगे से समझ आ गया कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने में ही क्वेश्चन हो रहा है। क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। सो यहां पर भी हमको समझ आ गया ये कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहां पर क्या को क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर क्या को रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अकेला विल तो लगा नहीं सकता हूं क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए मुझे हैव भी लगाना है। तो मैं कैसे यूज करूंगा, पहले मैं लगा दूंगा विल, फिर उसके बाद लगाऊंगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है, मतलब आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर लग गया यू। फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देंगे हैव, और मिलने को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। सो यू विल यू हैव मेट मी, तो क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे, ये इसका पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। अब देखते हैं अगला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में आपको बेसिक डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई सेंटेंस का आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर या हाँ या ना में दे सकते हैं, तो सिर्फ वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, यस और नो में वी कैन नॉट गिव द आंसर, we have to give a proper description for that particular question, then we have to use the structure of double interrogative sentences. Okay, so यहां पर double interrogative sentences का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका आंसर कुछ डिस्क्रिप्शन में, कुछ संक्षेप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, तुम मुझसे कब मिल चुके होगे, वो क्या बात कर रहा है, तुम मुझसे कब मिल चुके होगे, ये जो कब रिप्रेजेंट कर रहा है वो ही बता रहा है यहां पर कि ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चुके होंगे से तो मैं आपको ऑलरेडी शुरू से समझाते हुए आ रहा हूं, तो चुके होंगे लिखा गया है, मतलब ये कोई परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है और उसका ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वाली बात आ रही है और ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें सबसे पहले ही WH फैमिली लगानी है, तो इस पूरे सेंटेंस में WH फैमिली को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कब को हम लोग WH फैमिली में बोलते हैं व्हेन, तो ये लगा दिया मैंने व्हेन। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा है तुम, तुम्हारी बात हो रही है तो तुम के साथ मैंने लगाते हैं हमेशा विल, तो उसको ही मैंने पहले लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, तो आगे आ गई व्हेन विल यू हैव, और मिलने को बोलते हैं मीट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैट, तो ये हो गया मैट। सो व्हेन विल यू हैव मेट मी, ये हो गया पूरा ट्रांसलेशन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस आगे बढ़ने से पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताई थी कि जब भी हम किसी डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, किसी कमिटमेंट की बात करते हैं, किसी धमकी या थ्रेट की बात करते हैं, तो ये रूल रिवर्स हो जाता है। मतलब जहां पर विल लग रहा था वहां पर शैल लगेगा और जहां पर शैल लग रहा था वहां पर विल लगेगा। और आपको एक और चीज अगर ध्यान रखने के लिए बताना चाहता हूं कि कोशिश करें कि हर बार विल ही लगाएं क्योंकि विल ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो आपका कमिटमेंट दिखाती है। तो हम लोग ज्यादातर जब भी डेली एक्टिविटीज में या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं या कोई फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी चीज को प्रॉपर कमिट करें, राइट। हम लोग उनको प्रॉमिस ही करते हैं कि मैं आ जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा मतलब आई विल कम। सो इसका मतलब ये हुआ है कि मैं उसको एक कमिटमेंट दे रहा हूं ना ऑलरेडी। सो कोशिश करेंगे कि विल लगाएंगे। अगर आप शैल भी लगाते हैं तो गलत नहीं होंगे, लेकिन मेरा आपसे एक एडवाइस, एक छोटी सी एडवाइस है कि आप हमेशा विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में क्या समझा है हमने। सबसे पहले तो इसकी हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब समझनी है और समझना है कि टेंस होता कैसे है। कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जो भी काम चल रहा है
यहां पर काम तो चल रहा है लेकिन साथ में इसका टाइम भी पता चल गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में एक चीज बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना तो नहीं चाहिए था इंग्लिश में, लेकिन इसको फिर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट बिकॉज कि एक प्रॉपर टाइम के बारे में पता चलने लगा है हमें। तो टेंस की डेफिनेशन क्या थी? Tenses are the rule which define the exact time of work and the amount of work done. So जो टाइम की बात कर रहा हूं यहां पर, जब भी टाइम की बात होगी तो मुझे समझ जाना है ये किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब बस ये समझना होगा कि वो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो अब अपन लोग एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन लगता है। तो ये पूरी हमको हेल्पिंग वर्ब या मतलब ये एक आइडेंटिटी है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और किसके साथ क्या लगता है ये लोग ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। शैल हैव बीन के साथ आईवी के साथ लगाया जाएगा, विल हैव बीन बाकी सारे अदर प्रोनाउन के साथ लगाया जाएगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सो क्या हुआ यहाँ पे? विल शैल हैव बीन, ये हमने वही का वही स्ट्रक्चर में बस यहां पर विल शैल हैव प्लस बीन लगा दिया है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वही हार्ट बीट होती है किसी भी कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहां पर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं और काम चलने की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई काम चल रहा होता है तो उसके लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तभी वो चीज डिफाइन कर पाते हैं कि ये चीज चल रही है। तो ये आईएनजी का मतलब ही यहां पर चल रहा होना होता है, ठीक है। द वर्ड कंटिन्यूअस is defining that ing form, okay? तो यहां पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोगों को ing फॉर्म का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यहां पर हैव को हम लोग आगे ले आए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बीन, जो बीन वर्ड है ये भी एक वर्ब है, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है होना। जो चीज होती है उसका हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोगों ने बाइफिकेट करके बीच में नॉट को प्लेस कर दिया है। और बस ये समझ लेना है कि हमें बाकी सारा स्ट्रक्चर बाकी सारे टेंसेस जैसा ही सिमिलर है। बस ये समझ आना चाहिए कि इनको यूज कैसे करना है। तो जब आप प्रेजेंट और पास्ट पे अपनी कमांड कर लेंगे, फ्यूचर आपके लिए खेल बन जाएगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, है ना। तो यहां पर ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए हम लोग, विल और शैल को आगे ले आए, फिर बाद में फिर सब्जेक्ट लगा दिया और फिर जो बाकी की बची हुई हेल्पिंग वर्ब थी हैव प्लस बीन उसको हमने रख दिया है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम बहुत जरूरी है। टाइम क्यों लगाया यहाँ पे हमने दोनों में? कि टाइम ही तो बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। तो कौन से टाइम से काम चल रहा है और कौन से टाइम तक चलेगा, ये सब चीजें जो भी बताता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस ही बताते हैं। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी फिर से बता दिया मैंने, उसमें भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे बस एक WH फैमिली को ऐड कर देना होता है ना। अब एग्जाम्पल से वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जो कि सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो कैसे होते हैं? सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। वह 10 साल से काम कर रही होगी। 10 साल से काम कर रही होगी, तो सबसे पहले तो मुझे यह समझ आया कि कोई टाइम दे दिया गया है, ये 10 साल दे दिए गए हैं, तो ये किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। बस ये समझना है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो कैसे समझेंगे? बहुत ही सिंपल था। रही होगी, गा गा से साउंड आ रहा है, एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और रहा होगा, रही होगी से समझ आ रहा है ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो हमें समझ आ गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर वह हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को वह का ट्रांसलेशन हो गया यहां पर शी, पूरा शी लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने। शी के साथ हमेशा विल हैव बीन लगता है, तो यहां पे लग गया शी विल हैव बीन। अब काम करने को बोलते हैं वर्क, तो वर्क की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है वर्किंग। सो वर्किंग क्या हो जाएगा? यहां पर हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, तो यहां पे लगा दे शी विल हैव बीन वर्किंग हियर। और फिर मैं आपको ऑलरेडी जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा रहा था, जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बता रहा था, तो मैं आपको बता चुका था कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। तो यहां पर हम लोगों को टाइम की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता है। यहां पर 10 साल की बात कर रहा है, लेकिन कौन से 10 साल है ये मुझे नहीं पता, इसलिए यहां पर मेरे को
फॉर का यूज करना होता। अगर ये सुबह और शाम की बात कर रहा होता, मुझे बता देता कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम है, या फिर मुझे बताया था कि ये 1940 से चल रहा है, 6 जनवरी 1940 से चल रहा है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डेट जैसे 12 अक्टूबर 2021, ऐसे कुछ भी करके अगर कोई स्पेसिफिक डेट है तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये अनस्पेसिफिक टाइम है, ऐसे 10 साल है जो हमें नहीं पता है कौन सा 10 साल की बात कर रहा है, तो हमें उसके साथ फॉर का यूज करना है। तो हमने यहां पर कर दिया है शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही सिंपल है। मैं सुबह से खाना नहीं खा रहे, वह सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे। वह मतलब किसी प्लूरल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसका सब्जेक्ट चेंज होकर हो जाएगा यहां पर वे का ट्रांसलेशन दे के साथ भी हमेशा विल लगता है, तो दे विल हैव नॉट बीन। अब खाने को हम लोग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं, खाने को बोलते हैं ईट, तो उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। सो दे विल नॉट बी ईटिंग दे विल नॉट हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो क्या मतलब हो गया उसका कि वे सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे। सिंस यहां पर क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि ये स्पेसिफिक सुबह की बात हो रही है। यहाँ पे सुबह जो हो गया वो एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने सिंस का यूज किया है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता चुका हूं क्या से स्टार्ट होते हैं, और हमें देखकर ही सेंटेंस समझ आ रहा है यहां पर कि क्या वह सुबह से सो रहा होगा। वो पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि क्या वह सुबह से सो रहा होगा, और बात होगा मतलब फ्यूचर तक जा रही है ना, सुबह से अभी तक और आगे भी सुबह से सो रहा होगा और अभी भी सो ही रहा होगा, इसलिए ये एक फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सुबह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो यहां पर इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए। वह के साथ हमें पता है कि विल लगता है, तो हमने विल लगा दिया, विल ही हैव बीन, ये हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सोने को बोलते हैं स्लीप, उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग, तो ये हो गया विल ही हैव बीन स्लीपिंग। और सुबह की बात करें इसलिए मैंने लगा दिया है सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपने घर पर करें, कोशिश करें, और बाकी सारी क्लासेस को फिर से एक बार रिवाइज करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, खुद से प्रैक्टिस करें, लिखें, और जितना हो सकता है बोलने की कोशिश करें। ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन, बिकॉज द मोर यू स्पीक द मोर यू ग्रो। इट्स इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज जितना हम लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं टाइम, उतना ही अपने आप को हम लोग ग्रो कर पाते हैं, उतना ही अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा और भी नई क्लासेस में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।